क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में 500 साल पहले अलग अलग नियमों के तहत खेले जा रहे गेंद और डंडे के खेलों से हुआ था। बैट अंग्रेजी का एक पुराना शब्द है जिसका सीधा अर्थ है डंडा या कुंदा। 17वीं सदी में एक खेल के रूप में क्रिकेट की आम पहचान बन चुकी थी और यह इतना लोकप्रिय हो चुका था कि रविवार को चर्च न जाकर मैच खेलने के लिए इसके दीवानों पर जुर्माना तक लगाया जाता था। 18वीं सदी के मध्य तक बल्ले की बनावट हॉकी स्टिक की तरह नीचे से मुड़ी हुई होती थी। इसकी सीधी सी वजह यह थी कि उस समय बॉल को लुढ़काकर अंडर आर्म फेंका जाता था और बैट के निचले सिरे का घुमाव बल्लेबाज को गेंद से संपर्क साधने में मदद करता था। इंग्लैंड के गांव से उठकर यह खेल कैसे और कब बड़े शहरों के विशाल स्टेडियम्स में खेला जाने वाला आधुनिक खेल बन गया, यह इतिहास का एक दिलचस्प विषय है। दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में खोजा गया यह गेंद और डंडे का खेल आखिर भारतीय उपमहाद्वीप का जुनून कैसे बन गया। इस खेल की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक ओर जहां उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की बड़ी कहानी इससे जुड़ी है, तो दूसरी ओर धर्म व जाति की राजनीति ने भी एक हद तक इसका स्वरूप गढ़ा। क्रिकेट की एक दिलचस्प खासियत यह है कि पिच की लंबाई तो 22 गज होती है, पर मैदान का आकार और प्रकार एक सा नहीं होता। हॉकी, फुटबॉल जैसे दूसरे खेलों में मैदान के आयाम तय होते हैं, वहीं क्रिकेट में इनका कोई आयाम तय नहीं है। एडिलेड ओवल की तरह मैदान अंडाकार हो सकता है तो चेन्नई के चेपॉक की तरह लगभग गोल भी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में छक्का लगाने के लिए गेंद को काफी दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में थोड़े प्रयास में ही गेंद सीमा रेखा के पार चली जाती है। कायदे कानून में बंधने वाले खेलों में क्रिकेट का नंबर अव्वल था, यानी सॉकर व हॉकी जैसे बाकी खेलों के मुकाबले क्रिकेट ने सबसे पहले अपने लिए नियम बनाए और वर्दियां भी अपनाई। क्रिकेट के कानून सबसे पहले साल 1744 में लिखे गए थे। उनके मुताबिक दोनों टीमों के कप्तान 2 अंपायर चुनेंगे जिन्हें किसी भी विवाद को निपटाने का अंतिम अधिकार होगा। स्टंप 22 इंच ऊंचे होंगे, उनके बीच की गिल्लियां 6 इंच की, गेंद का वजन 5 से 6 औंस के बीच होगा और स्टंप्स के बीच की दूरी 22 गज होगी। उस समय बल्ले के रूप व आकार पर कोई पाबंदी नहीं थी। आगे चलकर दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन में 1760 के दशक में बना और मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की स्थापना 1787 में हुई। इसके अगले साल ही एमसीसी ने क्रिकेट के नियमों में सुधार किए और उनका अभिभावक बन बैठा। एमसीसी के सुधारों के कारण अब खेल में कई सारे बदलाव आ गए, जिन्हें 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में लागू किया गया। 1760 और 70 के दशक में जमीन पर लुढ़काने की जगह गेंद को हवा में लहराकर आगे पटकने का चलन हो गया था। इससे गेंदबाजों को गेंद की लंबाई का विकल्प तो मिला ही, अब वे हवा में भी चकमा दे सकते थे और पहले से कहीं तेज गेंदें फेंक सकते थे। इससे स्पिन और स्विंग के लिए नए दरवाजे खुल गए। जवाब में बल्लेबाजों को अपनी टाइमिंग व शॉट सिलेक्शन पर महारत हासिल करनी थी। एक नतीजा तो फौरन यह हुआ कि मुड़े हुए बल्ले की जगह सीधे बल्ले ने ले ली। इन सब बदलावों की वजह से हुनर व तकनीक महत्वपूर्ण हो गए, जबकि ऊबड़ खाबड़ मैदान या शुद्ध ताकत की भूमिका कम हो गई। गेंद का वजन अब 5.5 से 6.25 औंस तक हो गया और बल्ले की चौड़ाई 4 इंच कर दी गई। यह तब हुआ जब एक बल्लेबाज ने अपनी पूरी पारी विकेट जितने चौड़े बल्ले से खेल डाली थी। पहला लेग बिफोर विकेट नियम 1774 में प्रकाशित हुआ। लगभग उसी समय तीसरे स्टंप का भी चलन हुआ। 1780 तक बड़े मैचों की अवधि 3 दिन तक हो गई थी और इसी साल 6 सीम वाली क्रिकेट बॉल भी सामने आई। 19वीं सदी में ढेर सारे बदलाव हुए। वाइड बॉल का नियम लागू हुआ, गेंद का सटीक व्यास तय किया गया, चोट से बचाने के लिए पैड और दस्तानों का इस्तेमाल होने लगा। बाउंड्री की शुरुआत हुई, जबकि इससे पहले हर रन दौड़कर लेना पड़ता था। और सबसे अहम बात, ओवर आर्म बॉलिंग कानूनी ठहराई गई। क्रिकेट के मैदान के आकार का अस्पष्ट होना उसकी ग्रामीण शुरुआत का सबूत है। क्रिकेट मूलतः गांव के कॉमन्स में खेला जाता था। कॉमन्स में ऐसे सार्वजनिक और खुले मैदान थे जिन पर पूरे समुदाय का साझा अधिकार होता था। कॉमन्स का आकार हर एक गांव में अलग अलग होता था, इसीलिए ना तो बाउंड्री तय थी और ना ही चौके। जब गेंद भीड़ में घुस जाती तो लोग क्षेत्र रक्षक या फील्डर के लिए रास्ता बना देते थे ताकि वह आकर गेंद वापस ले जाए। जब सीमा रेखा क्रिकेट के नियमों का हिस्सा बनी, तब भी विकेट से उसकी दूरी तय नहीं की गई। नियम सिर्फ यह कहता है कि अंपायर दोनों कप्तानों से सलाह करके खेल के इलाके की सीमा तय करेगा।
इंग्लैंड में क्रिकेट के आयोजन पर अंग्रेजी समाज की छाप साफ है। अमीरों को जो मजे के लिए क्रिकेट खेलते थे शौकिया खिलाड़ी कहा गया, और अपनी रोजी रोटी के लिए खेलने वाले गरीबों को पेशेवर यानी प्रोफेशनल कहा गया। अमीर शौकिया दो कारणों से थे। एक, यह खेल उनके लिए एक तरह का मनोरंजन था, खेलने के आनंद के लिए, न कि पैसे के लिए खेलना नवाबी ठाट की निशानी थी। दूसरा, खेल में अमीरों को लुभा सकने लायक पैसा भी नहीं था। पेशेवर खिलाड़ियों का मेहनताना वजीफा, चंदे या गेट पर इकट्ठा किए गए पैसों से तय किया जाता था। सीजनल होने के कारण खेल से साल भर का रोजगार तो नहीं मिल सकता था। जाड़े के महीनों यानी ऑफ सीजन में ज्यादातर पेशेवर खिलाड़ी खदानों में काम करते थे या कहीं और मजदूरी करते थे। शौकीनों की सामाजिक श्रेष्ठता क्रिकेट की परंपरा का हिस्सा बन गई। शौकीनों को जहां जेंटलमैन की उपाधि दी गई तो पेशेवरों को खिलाड़ी या प्लेयर्स की उपाधि दी गई। मैदान में घुसने के लिए उनके प्रवेश द्वार भी अलग अलग थे। शौकीन जहां बल्लेबाज हुआ करते थे, वहीं खेल में असली मशक्कत और ऊर्जा वाले काम जैसे तेज गेंदबाजी खिलाड़ियों के हिस्से आते थे। क्रिकेट में संदेह का लाभ यानी बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बल्लेबाज को ही मिलता है। उसकी एक वजह यह भी है, क्रिकेट बल्लेबाजों का ही खेल इसलिए बना क्योंकि नियम बनाते समय बल्लेबाजी करने वाले जेंटलमैन को तरजीह दी जाती थी। शौकिया खिलाड़ियों की सामाजिक श्रेष्ठता का ही नतीजा था कि टीम का कप्तान पारंपरिक तौर पर बल्लेबाज ही होता था। इसलिए नहीं कि बल्लेबाज कुदरती तौर पर बेहतर कप्तान होते थे, बल्कि इसलिए कि बल्लेबाज तो आमतौर पर जेंटलमैन ही होते थे। चाहे क्लब की टीम हो या राष्ट्रीय टीम, कप्तान तो शौकिया खिलाड़ी ही होता था। 1930 के दशक में जाकर पहली बार अंग्रेजी टीम की कप्तानी किसी पेशेवर खिलाड़ी यॉर्कशायर के बल्लेबाज लेन हटन ने की। हॉकी व फुटबॉल जैसे खेल तो अंतर्राष्ट्रीय बन गए थे, पर क्रिकेट औपनिवेशिक खेल ही बना रहा, यानी ये उन्हीं देशों तक सीमित रहा जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे। इसने उन्हीं देशों में जड़ें जमाई जहां अंग्रेजों ने कब्जा जमाकर शासन किया था। इन उपनिवेशों जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और कीनिया में क्रिकेट इसलिए लोकप्रिय खेल बन पाया क्योंकि गोरे बाशिंदों ने इसे अपनाया, या फिर जहां स्थानीय अभिजात वर्ग ने अपने औपनिवेशिक मालिकों की आदतों की नकल करने की कोशिश की, जैसे कि भारत में। हालांकि ब्रिटिश शाही अफसर उपनिवेशों में यह खेल लेकर जरूर आए, पर इसके प्रसार के लिए खास तौर पर वेस्ट इंडीज व हिंदुस्तान जैसे गैर गोरे उपनिवेशों में उन्होंने शायद ही कोई प्रयास किया। क्रिकेट खेलना यहां सामाजिक व नस्ली श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया और अफ्रीकी कैरेबियाई आबादी को क्लब क्रिकेट खेलने से हमेशा हतोत्साहित किया गया। वेस्ट इंडीज में पहला गैर गोरा क्लब 19वीं सदी के अंत में बना। भारत में क्रिकेट की शुरुआत। औपनिवेशिक भारत में क्रिकेट नस्ल व धर्म के आधार पर संगठित था। भारत में क्रिकेट का पहला सबूत हमें 1721 में मिलता है, जो अंग्रेज जहाजियों द्वारा कैम्बे में खेले गए मैच का ब्यौरा है। पहला भारतीय क्लब कलकत्ता क्लब 1792 में बना। पूरी 18वीं सदी के दौरान क्रिकेट भारत में सिर्फ अंग्रेजों द्वारा और उनके क्लबों व जिमखानों में खेले जाने वाला खेल था। उस समय हिंदुस्तानियों को इस खेल के लायक नहीं समझा जाता था और ना ही उनसे खेलने की उम्मीद की जाती थी। भारत में क्रिकेट की शुरुआत का श्रेय बंबई के जरतुश्तियों यानी पारसियों के छोटे से समुदाय को जाता है। व्यापार के चलते सबसे पहले अंग्रेजों के संपर्क में आए और पश्चिमीकृत होने वाले पहले भारतीय समुदाय के रूप में पारसियों ने 1848 में पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना बंबई में की, जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। पारसी क्लबों के स्पॉन्सर और फाइनेंसर थे टाटा व वाडिया जैसे पारसी व्यवसायी। क्रिकेट खेलने वाले घमंडी अंग्रेजों ने उत्साही पारसियों की कोई मदद नहीं की। उल्टे गोरों के बॉम्बे जिमखाना क्लब और पारसी क्रिकेटरों के बीच पार्क के इस्तेमाल को लेकर एक झगड़ा भी हुआ। पारसियों ने शिकायत की कि बॉम्बे जिमखाना की पोलो टीम के घोड़ों द्वारा रौंदे जाने के बाद मैदान क्रिकेट खेलने लायक नहीं रह गया। जब यह साफ हो गया कि औपनिवेशिक अधिकारी अपने देशवासियों का पक्ष ले रहे हैं, तो पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना खुद का जिमखाना बनाया। पर पारसियों व नस्लवादी बॉम्बे जिमखाना के बीच की स्पर्धा का अंत अच्छा हुआ। पारसियों की एक टीम ने बॉम्बे जिमखाना को 1889 में हरा दिया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 4 साल बाद हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि इस संस्था के मूल नेताओं में से एक दादा भाई नौरोजी थे, जो अपने वक्त के महान राजनेता वे बुद्धिजीवी थे। दादा भाई नौरोजी भी पारसी ही थे। पारसी जिमखाना क्लब की स्थापना ने
जैसे एक नई परंपरा की शुरुआत की। दूसरे भारतीयों ने भी धर्म के आधार पर क्लब बनाने चालू कर दिए। हिंदू व मुस्लिम दोनों ही 1890 के दशक में हिंदू व इस्लाम जिमखाना के लिए पैसे इकट्ठे करते दिखाई दिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत को राष्ट्र नहीं मानते थे। उनके लिए तो ये जातियों, नस्लों व धर्मों के लोगों का एक समूह था जिन्हें उन्होंने उपमहाद्वीप के स्तर पर एकीकृत किया था। 19वीं सदी के अंत में कई हिंदुस्तानी संस्थाएं व आंदोलन जाति व धर्म के आधार पर ही बने थे। औपनिवेशिक हिंदुस्तान में सबसे मशहूर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने वाली टीमें क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती थीं, जैसा कि आजकल रणजी ट्रॉफी में होता है, बल्कि धार्मिक समुदायों की बनती थीं। इस टूर्नामेंट को शुरू में क्वाड्रेंगुलर या चतुष्कोणीय कहा गया, क्योंकि इसमें 4 टीमें यूरोपीय, पारसी, हिंदू व मुसलमान खेलती थीं। बाद में यह पेंटाग्युलर या 5 कोणीय हो गया और द रेस्ट नाम की नई टीम में भारतीय ईसाई जैसे बचे खुचे समुदायों को शामिल किया गया। मिसाल के तौर पर विजय हजारे जो ईसाई थे, द रेस्ट के लिए खेलते थे। पत्रकारों, क्रिकेटरों व राजनेताओं ने 1930 और 40 के दशक तक इस पंचकोणीय टूर्नामेंट की नस्लवादी व सांप्रदायिक बुनियाद पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। उनका मानना था कि ऐसे समय में जब राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी अवाम को एकजुट करना चाह रहे थे, इस टूर्नामेंट का क्या तुक था। इसके विपरीत क्षेत्र आधारित नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप नामक एक नए टूर्नामेंट का आयोजन शुरू हुआ, जिसे बाद में रणजी ट्रॉफी का नाम दिया गया। लेकिन पंचकोणीय टूर्नामेंट की जगह लेने के लिए इसे आजादी का इंतजार करना पड़ा। पंचकोणीय टूर्नामेंट की नींव में ब्रिटिश सरकार की फूट डालो शासन करो की नीति थी। यह एक औपनिवेशिक टूर्नामेंट था जो ब्रिटिश राज के साथ ही खत्म हो गया।